अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक चेक रिपब्लिक में एडमिशन अप्लाई नहीं किया, जो पिछले सितंबर इनटेक में या फरवरी इनटेक में एडमिशन अप्लाई नहीं कर सके, थोड़ा लेट हो गया, उनको पता नहीं चला। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आगे नेक्स्ट इनटेक सितंबर और फरवरी इनटेक 23-24 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपका किसी भी दूसरे कंट्री से रिजेक्शन है या अगर आपका स्टडी गैप है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप लोग जो है वो एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन भी होगा और इंशाल्लाह आपको वीज़ा भी मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप अभी से जो है वो अपने एडमिशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ताकि जब एडमिशन्स ओपन हों और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, आपने जो उसकी प्री रेक्विजिट्स हैं वो आपने ऑलरेडी जो है वो तैयार की हों, जो एडमिशन के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या एडमिशन होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स की एक वेरिफिकेशन का एक लेंथी और हेक्टिक प्रोसेस है, और एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना और एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स ऊपर लीगलाइज करवाना और उसके बाद जो है वो सारा वीज़ा प्रोसेस। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यूरोप में स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो चेक रिपब्लिक एक बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत सस्ता है। इसमें बैंक स्टेटमेंट आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, आपकी जो ट्यूशन फीसिस हैं वो बहुत अफोर्डेबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जो एडमिशन अपकमिंग एडमिशन्स आ रहे हैं, जो अपकमिंग इनटेक्स आ रहे हैं, उसके लिए आप अपनी पहले से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। अगर आपका, ये एक बात मैं मेंशन कर दूँ, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमारा स्टडी गैप है, हमारा जो है वो 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का स्टडी गैप है, तो इसके साथ जो है वो हमें एडमिशन मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है या एम्बेसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा या आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे मैं पर्सनली मेरे दोस्त जो हैं वो उनको मैं जानता हूँ जिनका 12 साल का स्टडी गैप है, किसी का 10 साल का स्टडी गैप है, किसी का 7 साल का स्टडी गैप है। और उसके बाद इवन के कुछ के पास जो है वो जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो जॉब एक्सपीरियंस जो है वो स्टडी गैप के साथ ना तो आपको एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर्ड है और ना ही एम्बेसी में जो है, आपने सिर्फ जस्टिफाई करना है, आपने कोई भी जो वो है वो प्रूफ नहीं देना। आपके पास अगर एक्सपीरियंस लेटर है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, अगर आप उसको जो है वो कवर कर सकते हैं किसी भी तरह से, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने स्टडी गैप को, तो इट डजेंट मैटर कि आपने कहीं पे जॉब की है या नहीं की। एक ये बात, दूसरा जो है वो सवाल ये पूछते हैं लोग कि इसके लिए आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो आइट्स जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ सॉरी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको भी 2 आइट्स जो है वो एडमिशन देती हैं। इसके अलावा अगर आपने आइट्स या पीटी या और कोई इंग्लिश टेस्ट आपने किया हुआ है आपने, तो आप उसको ज़रूर अटैच करें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी आइट्स की या इंग्लिश टेस्ट की पीटी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे जो है वो आपके काम आता है। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि इस पे टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और इंशाल्लाह आगे भी जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो जनरली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आगे अगले इनटेक के लिए इंटरेस्टेड है, ताकि मैं उनको पहले से गाइड कर सकूँ कि आप अभी से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वो वेरिफिकेशंस करवा लें, ताकि जब आप नेक्स्ट एडमिशन ओपन हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों और आपका जो है वो टाइम बच जाए और टाइमली आप जो है वो यहाँ पे पहुँच जाए। तो सबसे पहले अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप अपनी इंटरमीडिएट की जो है वो सनद ले लें। जिस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया है, चाहे आपने एफएससी की है, डिप्लोमा किया है, आई कॉम किया है, आईसीएस किया है या ए लेवल किया है, कुछ भी किया, आप अपनी जो है वो सनद ले लें, उसका सर्टिफिकेट ले लें, उसके रिजल्ट कार्ड जो है वो ले लें। याद रखें कि एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन कंफर्म करने के लिए जो आपका अनकंडीशनल एडमिशन होता है और जो आपका फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो यूनिवर्सिटी आपको तब इशू करती है जब आप जो है वो यूनिवर्सिटी को अपना जिस एजुकेशन की बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट की बेस पे कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट की सनद और उसका जो रिजल्ट कार्ड जिसके ऊपर 2 साल के जो है वो आपके मार्क्स होंगे, वो आपने प्रूव करना ज़रूरी है। उसको सबसे पहले जो है वो आपने पाकिस्तान में रिस्पेक्टिव बोर्ड से जो है वो वेरीफाई करवाना होता है और वहाँ से करवाने के बाद जो है वो आपने चेक एम्बेसी इस्लामाबाद से सुपर लीगलाइज करवा के यूनिवर्सिटी को देना है। यूनिवर्सिटी उसको रिकग्नाइज करेगी, फिर ही जो है वो आपको फाइनल एक्सेप्टेंस, फाइनल एडमिशन लेटर जो है वो इशू किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि आप सबसे पहले जो है वो अपनी सनद और अपना रिजल्ट कार्ड जो है उसको कलेक्ट कर लें।
कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है, मिसाल के तौर पे अगर आपने जो इंटरमीडिएट पास किया है उसका जो बोर्ड था, उसका जो इशू जिसने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है, सनद इशू की है, अगर वो गुजरांवाला है तो सबसे पहले आप जो है उसको गुजरांवाला से अटेस्ट करवा लें। गुजरांवाला से अटेस्ट करवा, आपने डिग्री और जो रिजल्ट कार्ड है दोनों को अटेस्ट करवाना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपने दोनों को जो है वो टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवा, फोटो का भी आपने टेस्ट नहीं करवाने। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हमने फोटो कॉपीज भी अटेस्ट करवानी है या सिर्फ ओरिजिनल करवाने। तो फोटो का भी कोई भी अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ओरिजिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों को आपने जो है, रिजल्ट कार्ड दोनों को आपने वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करूँ, कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि अगर इंटरमीडिएट की बेस पे बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको भी अटेस्ट करवाना ज़रूरी है या नहीं। तो जिस क्वालिफिकेशन की बेस पे बेसिकली आप एडमिशन अप्लाई कर रहे होते हैं, सिर्फ उसको वेरीफाई करवाना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इंटरमीडिएट की बेस पे अपना प्रोसेस करेंगे तो आपको मैट्रिक जो है उसकी सनद और उसके रिजल्ट कार्ड्स को वेरीफाई करवाने की या टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप 22 आपका जो भी रिस्पेक्टिव 22 है उससे करवा लेंगे टेस्ट, उसके बाद आपने जाना है IBCC ऑफिस। 22 गुजरांवाला बेसिकली आपको क्या करता है, वो जब आप जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अब्रॉड स्टडी पर्पज़ के लिए वेरीफाई करवाने हैं, तो वो आपसे जो है वो चालान फिल करेंगे। आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करेंगे। तो वो आपको क्या करते हैं, वहाँ पे आपको एक बंद लिफाफा बना के देंगे। वो बंद लिफाफा बिना खोले जो है वो आपने IBCC ऑफिस में लेके जाना। IBCC, अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो चाहे आप लाहौर चले जाएं, चाहे आप इस्लामाबाद जाएं, जो भी आपको नज़दीक पड़ता है वहाँ पे चले जाएं, ये कोई इशू नहीं है। IBCC ऑफिस में जाएं, वहाँ पे जाके आपने अपने मैट्रिक, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप गुजरांवाला बोर्ड में जाएंगे, 22 में जाएंगे अपना इंटरमीडिएट और उसका रिजल्ट कार्ड वेरीफाई करवाने के लिए, लेकिन आपने साथ में मैट्रिक उसकी सनद और रिजल्ट कार्ड्स को लेके ज़रूर जाना है। आपने वो वेरीफाई नहीं होंगे लेकिन आपने उनको कैरी ज़रूर करना है साथ में। इसी तरह सिमिलरली जो है, जब आप IBCC में जाएंगे तो IBCC में भी जो है, जब आप अपनी इंटरमीडिएट की जो डिग्री और उसका रिजल्ट कार्ड है उसको वेरीफाई करवाने लेके जाएंगे, तो आपने अपना मैट्रिक की सनद और उसका रिजल्ट कार्ड साथ में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो इसी तरह आप IBCC में जाएंगे, वहाँ पे उनका चालान फॉर्म फिल होगा, उसकी फ़ीस जमा होगी, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सबमिट करेंगे। वो आपको 1 या 2 दिन का टाइम देंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे और 1 या 2 दिन के बाद की वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट वाले दिन जाएँ और उनसे जाके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें। IBCC क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे जो है स्टिकर्स और स्टैम्प्स जो है वो लगा देते हैं। वो करवाने के बाद आपने क्या करना है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जिस बेस पे आपने अप्लाई करना है वो आपके रेडी हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपने बैचलर्स की बेस पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो बैचलर्स के लिए सिर्फ आपकी जो बैचलर की डिग्री और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट और जो उसकी प्रीवियस आपकी एजुकेशन है, जो मैट्रिक है, उसको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके पास नहीं है फिर भी ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप अपनी डिग्री को या ट्रांसक्रिप्ट को HEC से वेरीफाई करवाएंगे, वहाँ से टेस्ट करवाएंगे, तो HEC आजकल जो है वो आपकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो सनद है, जो रिजल्ट कार्ड है, उसको भी मांगता है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं HEC के पोर्टल के ऊपर जाके, तो वहाँ पे जो है वो आपसे इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो सनद है वो भी मांगते हैं, वो भी कहते हैं कि आप अपलोड करें। इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अब अगर आप बैचलर्स की बेस पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपकी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई तो काइंडली जो है वो डिग्री मुकम्मल कर लें। अगर आपका 7th या फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो डिग्री को पहले जो है वो मुकम्मल करें, अच्छे ग्रेड्स लें, और उसके बाद जो है जब आपके पास डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाए आपके पास, उसको आप वेरीफाई करवा लें HEC से। HEC से सिर्फ करवाएं, अपनी इंटरमीडिएट और मैट्रिक जो है उसको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी 22 या दूसरे बोर्ड से। आप सिर्फ HEC के पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें और वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अपलोड करें। HEC का प्रोसेस जो है वो आप उसको इन पर्सन अर्जेंट बेसिस पे भी कर सकते हैं। उसकी फ़ीस है 5,000 अलग से फ़ीस है, और पर डॉक्यूमेंट जो वो वेरिफिकेशन की अटेस्टेशन की फ़ीस लेते हैं वो अलग से। इसके अलावा आप HEC का प्रोसेस जो है वो कोरियर के थ्रू भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाते हैं उसका प्रोसेस भी जो है वो
आप कोरियर के थ्रू करवा सकते हैं, क्योंकि ये आप बहुत अर्ली करेंगे नेक्स्ट इनटेक के लिए तो आप नॉर्मल बेसिस पे कर ले, कोरियर के थ्रू करवा ले। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन इसमें पैसे कम लगते हैं, आपको पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो अपना HEC का और जो आपका इंटरमीडिएट का 22 से प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, वो आप कोरियर के थ्रू करवा लें, ताकि आपको इन पर्सन जाना भी ना पड़े और आपकी जो फीस है अर्जेंट बेसिस की जो फीस है वो भी, आपके पैसे भी बच जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप अब सितंबर इनटेक के जो एडमिशन है वो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में चेक रिपब्लिक में नवंबर में ओपन हो जाते हैं। अब अगर आप वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर आपका जो सेमेस्टर क्लोज हो रहा है और आपके पास जो आपकी डिग्री आ रही है वो अगर जून जुलाई के अंदर आपकी आ गई है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 2 से 2.5 माह का जो है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट होने के बाद ही जो है वो एडमिशन ओपन हो जाएंगे। आप एडमिशन अप्लाई करें, 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन अप्लाई करें। ठीक है, आपका एडमिशन जब कंफर्म हो जाएगा, आपका कंडीशनल एडमिशन आ जाएगा, एडमिशन लेटर आ जाएगा, आपको डिसीजन मिल जाएगा, उसके बाद जो है वो आप चेक एम्बेसी इस्लामाबाद में डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन की जो है वो अपॉइंटमेंट ले लें। डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट में थोड़ा कंपटीशन है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब जब आपका एडमिशन हो जाएगा इसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन होगी, आपने यूनिवर्सिटी को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो है वो आपकी इंटरनल एवेल्यूएशन होगी, आपकी डिग्री की रिकग्निशन होगी यूनिवर्सिटी के रेक्टरेट ऑफिस में। रिकग्निशन होने के बाद क्या होगा, आपको यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी कोऑर्डिनेटर जो है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो आपके यहाँ आने से पहले आपसे लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी ट्यूशन फीस ऑन अराइवल भी लेती हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ट्यूशन फीस पहले लेती हैं, वो आपकी इंटरनल एवेल्यूएशन क्लियर होने के बाद आपसे बोलेंगे कि आप जो है वो ट्यूशन फ़ी पे करें। जब आप एक दफ़ा ट्यूशन फ़ी पे कर देते हैं, आपकी ट्यूशन फीस जो है वो यूनिवर्सिटी के सिस्टम के अंदर जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, उसका स्टेटस जो है वो पेड आ जाता है। फिर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको फाइनल आपका जो एडमिशन लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर है, वो आपको इशू करती है। उसके साथ ही जो है वो आपने अपनी अकामोडेशन का प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करना होता है। आपने अपनी अकामोडेशन यहाँ पे रिजर्व करनी होती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि आप अपनी अकामोडेशन जो है वो हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में, फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में रखें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अकामोडेशन के साथ फैसिलिटेट नहीं कर रही, तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे चेक रिपब्लिक में आप किसी और भी यूनिवर्सिटीज़ की जो डॉर्मेट्रीज़ हैं, जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे आप जो है वो ऑनलाइन अपना प्रोसेस कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अप्लाई करें। अगर वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अकोमोडेशन कंफर्म होने के बाद जो है, जब आपका अकोमोडेशन लेटर रेडी हो जाता है और आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है, बेसिकली आपका अकोमोडेशन लेटर अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अप्लाई करते हैं तो वो आपकी जो मुतलका यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, उसकी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होती है, जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर होती है, जिसकी आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसके पास जाता है। वो क्या करती है, आपका जो एडमिशन लेटर है, आपका फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर और आपका अकोमोडेशन लेटर जो है वो आपके एड्रेस के ऊपर पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में जो है वो आपको भेज देगी, जो कि आपको चाहिए होता है वीज़ा सबमिट करने के लिए। ठीक है, जब आपका ये प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है। वीज़ा फाइल करने के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनको प्रिपेयर करना है। आपके पास आपका एडमिशन लेटर आ गया, दूसरी चीज़ आपके पास जो है वो आपका अकोमोडेशन लेटर आ गया, तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब चेक रिपब्लिक के लिए बैंक स्टेटमेंट जो है वो इतनी नहीं चाहिए कि 6 मिलियन की चाहिए, 6 माह पुरानी चाहिए। ठीक है, उसमें जो है वो आपको टैक्स, आप टैक्स पेयर हैं या आप टैक्स पेयर नहीं है, आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, या अगर आपने जॉब की थी या जॉब कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपके पास जो है वो अगर आपकी ट्यूशन फीस जो है वो लमसम जो है 2,000 यूरो है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट करनी है। कोशिश करें आजकल जो यूरो का रेट है उसके ऊपर आप 15 से 17 लाख की जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनाएं। मेरा अपना पर्सनली जो वीज़ा लगा था, मैंने 1 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो सबमिट की थी। इसके अलावा मैंने अपनी वाइफ का जो है वो प्रोसेस किया था, रिसेंटली जो है वो मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे लेके आया हूँ।
तो वाइफ के केस में जो है वो हमने बैंक स्टेटमेंट जो थी दी थी वो 2 माह की दी थी। एम्बेसी से अगर आप पर्सनली पूछेंगे वो आपको कभी कहेंगे कि आप 6 माह की सबमिट करें, कभी आपको कहेंगे कि आप 3 माह की सबमिट करें, कभी आपको कहेंगे कि 1 माह की सबमिट करें। तो अगर आप 1 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैनेज कर सकते हैं तो आप 1 माह की दें। लेकिन अगर आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो 1 माह से 3 माह की कर सकते हैं या 3 माह से 6 माह की कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन उसमें ये अगर परेशानी नहीं है कि अगर आपने 6 माह की या 2 माह की या 3 माह की मैनेज नहीं कर पाए, आपने बमुश्किल जो है वो 1 माह की मैनेज कर पाए हैं, तो 1 माह की बैंक स्टेटमेंट भी आप सबमिट कर सकते हैं। आपके पास जो है अब बैंक स्टेटमेंट मैनेज कैसे करनी है। बैंक स्टेटमेंट अगर 17 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, इसका मतलब कि अगर आप 1 माह की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने जा रहे हैं तो पिछले 1 माह के अंदर आपके अकाउंट में 15 या 17 लाख का जो है वो बैलेंस होना चाहिए, और उसके ऊपर बैलेंस के ऊपर जो है वो आपकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, आपके अकाउंट में इन आउट होना चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि बैंक स्टेटमेंट आप अपने अकाउंट की लगाएं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपके फादर, आपके ब्रदर या आपकी मदर, कोई भी आपकी सिस्टर जो है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो कोशिश करें कि उनसे फंड्स लेके अपना अकाउंट ओपन करवा के उसमें ट्रांजैक्शंस करें। ठीक है, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके जो है वीज़ा के, ये मोर सिक्योर है। तो कोशिश करें कि अपना, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो अपना अकाउंट ओपन करवा लें। फ्रेश अकाउंट जो है, मैंने भी अपनी जो है वो फ्रेश अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका जो अकाउंट है वो ओल्ड होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप अपना फ्रेश अकाउंट ओपन करवाएं। उसमें जो है वो अपने फादर से, अपने ब्रदर से, या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या अगर आपके पास खुद की सेविंग्स है तो अपने अकाउंट की जो है वो कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट लगाएं, ताकि आपके वीज़ा के जो चांसेस है वो ज़्यादा हों और इट्स मोर सिक्योर। अब बैंक स्टेटमेंट रेडी होने के बाद जो है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर 2 फॉर्म है। एक फॉर्म है फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा और एक फॉर्म है फॉर रेजिडेंस परमिट, स्टडी पर्पज़ के लिए। एक है वो वाइट फॉर्म है और दूसरा जो है वो ग्रीन फॉर्म है। अब होता क्या है, मैंने अपने पर्सनली, मेरे केस में मैं जो है वो एम्बेसी में दोनों फॉर्म फिल करके लेके गया था। मैं वाइट भी लेके गया था और ग्रीन भी लेके गया था। वाइट जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, और जो ग्रीन है वो रेजिडेंस परमिट के लिए। रेजिडेंस परमिट में क्या होता है कि अगर आपने एम्बेसी में वीज़ा फाइल करते वक्त जो है वो ग्रीन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया रेजिडेंस परमिट वाला, तो उस पर अगर आपको वीज़ा मिला है, बेसिकली इनिशियली जो है वो एम्बेसी आपको वीज़ा ही देती है। लेकिन जब आपने ग्रीन फॉर्म फिल किया है, आपको वीज़ा वहाँ पे लगा है आपके पासपोर्ट पे, तो एम्बेसी आपको जो है वो साथ में एक पेपर देती है कि आपने चेक रिपब्लिक में आप जब भी पहुँचेंगे ऑन अराइवल विद इन 3 डेज़ जो है वो आपने यहाँ पे आके यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसको रिपोर्ट करना होता है कि मैं पहुँच गया हूँ। जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको मिनिस्ट्री जो है वो आपकी बायोमेट्रिक्स की आपको अपॉइंटमेंट देती है। किस लिए? क्योंकि आपको जो है वो यहाँ का जो रेजिडेंस परमिट है, जो स्मार्ट कार्ड है, डायरेक्ट वो आपका वहीं से आपने अप्लाई किया था बेसिकली, और उसकी डायरेक्ट जो है वो आपको यहाँ से बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिलेगी। और उसके बाद जो है वो बायोमेट्रिक की, जब आप बायोमेट्रिक देने जाएंगे तो आपका जो है वो कार्ड 1 हफ्ता के बाद या 2 हफ्ता के बाद जो है वो आपकी कार्ड की अपॉइंटमेंट होती है। आप अपने जो रेजिडेंस परमिट कार्ड है वो आपने पिक कर लेना है। लेकिन अगर आप वाइट फॉर्म फिल करते हैं तो वाइट फॉर्म के अंदर क्या होगा, आपको सिर्फ वीज़ा स्टैम्प किया जाएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर, और आप यहाँ आएंगे, आपको यहाँ आने पे जो है वो रिपोर्ट नहीं करना। और जब आपका वीज़ा एक्सपायर होगा, जो इनिशियली जो है वो चेक एम्बेसी इस्लामाबाद में या आपके कंट्री के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या इंडिया के अंदर जो है वो एम्बेसी ने स्टैंप किया है, वो जब एक्सपायर होगा उसकी जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो फिर जो है वो आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो आप अप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा। तो कोशिश करें कि अगर आपकी एम्बेसी जो है वो आपसे ग्रीन फॉर्म एक्सेप्ट करिए तो ग्रीन करें। मेरे केस में मैंने जो है वो दोनों लेके गया था, लेकिन मुझसे जो है वो उसने वाइट फॉर्म रखा था। और कुछ लोगों से जो है वो ग्रीन फॉर्म भी रख लेते हैं, कुछ लोगों से जो है वो वाइट फॉर्म कर रख लेते हैं। तो इट्स नॉट क्लियर, आप कोशिश करें कि आप लेके ही दोनों जाएं, लेकिन सबसे पहले जो है वो पकड़ाएं ग्रीन फॉर्म, ताकि आपको डायरेक्टली यहाँ पे आके जो है वो आपका कार्ड मिल जाए। अगर आपको कार्ड नहीं मिलेगा तो अगर आपके पास वीज़ा होगा तो आपको हर वक्त यहाँ पे जो है पासपोर्ट साथ में कैरी करना होता है। अगर आपको कार्ड मिल जाएगा इनिशियली तो आप यहाँ पे चेक रिपब्लिक के अंदर कम से कम जो है, अगर आप बाहर निकलते हैं कहीं पे भी जाते हैं विद इन चेक रिपब्लिक, अगर आपके पास आपका कार्ड है तो वो इनफ है आपकी आइडेंटिटी के लिए और वीज़ा प्रूफ, मतलब एज अ प्रूफ दिखाने के लिए। तो ऐसे जो है वो आप अपना वीज़ा सबमिट करेंगे।
अब वीज़ा सबमिशन के वक्त एम्बेसी जो है वो आपको पता है इंटरव्यू लेती है पाकिस्तान के केस में। और पर्सनली मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ये तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा हुआ था। और इसमें कुछ आपको टेक्निकल सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो है वो जनरल क्वेश्चन है। इस पे मैं इंटरव्यू की तैयारी के ऊपर आपके साथ सारे क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स है वो आपसे शेयर करूँगा। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। वीज़ा सबमिट करने के बाद जो है वो आप एम्बेसी आपसे पासपोर्ट आपका नहीं लेती, वो रिटेन नहीं करते, पासपोर्ट आपको वापस हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको एक एप्लीकेशन नंबर इशू किया जाता है। उस एप्लीकेशन नंबर को जो है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर चेक रिपब्लिक की वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना एप्लीकेशन का जो है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। वीज़ा अप्रूव होने में जो है वो इट वेरीज केस टू केस, लेकिन जो एवरेज टाइम लगता है वो 30 से 35 दिन में जो है वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है। कुछ लोगों का जो है वो 6 माह तक भी जो है वो जाता है वीज़ा, 3 माह में भी अप्रूव हुआ है। कुछ लोगों का जो है वो 20 दिन में हो जाता है, 18 दिन में हो जाता है। और कुछ लोगों का जो है वो 30 दिन में, लेकिन एवरेज टाइम जो है वो वीज़ा अप्रूवल का 30 से 35 दिन है। इसके अलावा जो है वीज़ा रेशो 100% है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो, तो 100% जो है इसमें वीज़ा रेशो है। आप चेक रिपब्लिक के लिए ज़रूर अपना स्टडी वीज़ा का प्रोसेस करें। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों ये वीडियोस बनाने का मकसद जो कम्युनिटी बाहर आने के लिए इंटरेस्टेड है, स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड है चेक रिपब्लिक के अंदर स्पेशली, उन लोगों को गाइड करना है ताकि आपका जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड कंसल्टेशन। अगर आपको पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना है तो फेसबुक के ऊपर भी आप जो है वो मैसेंजर में मुझे पर्सनली एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करें। मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो उसका ज़रूर आंसर करूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, काइंडली उस पर जाके और भी वीडियोस आपको वहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। स्टडी एंड टूर जो है वो मेरे चैनल का नाम है, आप वहाँ पे जाएँ। वहाँ पे भी जो है मैं चेक रिपब्लिक का जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है वहाँ पे भी मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूँ। तो काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये प्रोसेस जो है वो वीडियोस का मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा। और आपका भी जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है उसमें जो भी आपको हर्डल्स आएंगे, जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगे, जो भी बैरियर्स आएंगे, उनको जो है वो उनके साथ डील करने की, उनको फिक्स आउट करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाएं, मेरे बैकग्राउंड में जाएं, तो उसमें जो है वो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा, तो आप फेसबुक से जो है वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं फेसबुक के ऊपर जो है या यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में अब मैं अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप दे दूंगा। तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। आपको किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।